डेली वीडियोस फ्री कोचिंग के लिए भी ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका 80+ का टारगेट कवर हो जाएगा। तो ये नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। तो फ्रेंड्स देखिए, कई जगह पर 7000 ईसा पूर्व है, कई जगह पर 1000 ईसा पूर्व है। तो बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कि जो कई जगहों पर ऐसा है ना कि जैसे 7000 ईसा पूर्व में जो खुदाई हुई थी भारत के किसी राज्य में। अब देखिए, जैसे 7000 ईसा पूर्व की बात करें तो जो बलूचिस्तान का जो इलाका है पाकिस्तान की तरफ, तो वहाँ पे नवपाषाण युग जो है वो 7000 ईसा पूर्व स्टार्ट माना जाता है। तो कई जगह पे 4000 ईसा पूर्व इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे 4000 ईसा पूर्व का अवशेष मिला है। अगर आप साउथ हिस्ट्री की बात करें, दक्षिण भारत की इतिहास की बात करें, तो वहाँ पे आपको 2500 ईसा पूर्व मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 2500 ईसा पूर्व के अवशेष मिले। यानी कि सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि अगर किसी जगह पर किसी समय में वहाँ पे उसके किसी जैसे नवपाषाण के अगर अवशेष मिले या किसी के अवशेष मिले, तो वहाँ पे टाइमलाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको टाइमलाइन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ही ध्यान देना है, क्योंकि ये डेट्स जो हैं वो सभी जगह पे अलग अलग हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। विश्व संदर्भ में नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 9000 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन भारतीय संदर्भ में यह 7000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ उस काल से संबंधित एकमात्र स्थल है। यानी कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, तो वहाँ पे जो नवपाषाण युग है उसकी जो अवधि है वो 9000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे जो नवपाषाण युग है वो 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है। पर भारत में कौन से स्थान पर 7000 ईसा पूर्व से माना जाता है? ये माना जाता है जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया है, वहाँ का जो मेहरगढ़ नाम का इलाका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि वर्ल्ड में ये 9000 साल ईसा पूर्व पहले, ठीक है, 9000 ईसा पूर्व पहले ये नवपाषाण युग की शुरुआत मानी गई है वर्ल्ड में। विश्व में अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व में ये माना गया है। कहाँ पे? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। देखिए, लगभग 5000 ईसा पूर्व से नियमित नवपाषाण युग पाए गए हैं। दक्षिण भारतीय संदर्भ में नवपाषाण काल लगभग 2500 ईसा पूर्व दिखाई दिया। यानी कि देखिए, मैंने आपको पहले बताया ना स्टार्टिंग में ही, यहाँ से इन्होंने ये माना कि चाहे 7000 ईसा पूर्व वहाँ पे ये बलूचिस्तान में इसके अवशेष मिले हैं, लेकिन नियमित रूप से बात करें तो 5000 ईसा पूर्व से इसको नवपाषाण युग को माना गया है। लेकिन दक्षिण भारतीय इतिहास की बात करें तो वहाँ पे नवपाषाण युग की शुरुआत होती है 2500 ईसा पूर्व से। आप कोई भी तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक उठा के देखिए, इतिहास की बुक उठा के देखिए, वहाँ पे आपको 2500 ईसा पूर्व ही दिखाई देगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता फसल की खेती, पशुपालन और सुलझा हुआ जीवन था। यानी कि पहले जब इंसान का जीवन था पूरा पाषाण युग में, और बाद में मध्य पाषाण युग की बात करें तो जब वहाँ पे इंसान का जो जीवन था वो इतना मान लीजिए कि वो तो थोड़ा सा बेसिक था। अब क्या है, धीरे धीरे उसके दिमाग का विकास हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे उसका जो जीवन है वो सुलझता जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, देखिए आज हम 4G के ज़माने में जी रहे हैं, ठीक है, आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, ठीक है। तो आज से 100 साल पहले अगर अब बात करें, बिल्कुल ठीक 100 साल पहले के, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, आप देखिए कि भारत में यहाँ पे बिजली भी नहीं थी तब, है ना। अगर हम 25 से 30 साल पीछे जाएं तो वहाँ पे तब मोबाइल फ़ोन यहाँ पे आया नहीं था इंडिया में, ठीक है। आज से 25 साल पहले मोबाइल फ़ोन आया नहीं था। आप देखिए कि 25 साल बाद आज देखिए कि फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन जो है, जो स्मार्टफोन है, वो हर एक की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। तो यानी कि समय के अनुसार क्या है, जीवन जो है वो बहुत आसान होता जा रहा है। ऐसा ही पहले हुआ था कि जब पूरा पाषाण युग की शुरुआत हुई थी, फिर मध्य पाषाण युग आया, फिर उसके बाद जब नव पाषाण युग आया, तो जीवन जो है थोड़ा सा सुलझने लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फसल है उसकी खेती की जाने लगी, पशुपालन किया जाने लगा। जब पहले इंसान जो था जब पशुओं को मारता था, उसका शिकार करता था, अब उसको पशुओं को पालने लग गया है, फसल उगाने लग गया है, ठीक है। देखिए, इस अवधि के दौरान लोग पत्थर के औजार पर निर्भर रहते थे, लेकिन कार्डजाइट के अलावा अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। देखिए, कार्डजाइट का मैंने मतलब बताया था कि कार्डजाइट क्या है, कि पत्थर से बनाए गए हथियार जो हैं उसे कार्डजाइट कहा जाता था, ठीक है।
तो इस अवधि के दौरान क्या है, देखिए इस अवधि के दौरान लोग पत्थर के औजार पर निर्भर रहते थे। यानी कि अगर हम बात करें पूरा पाषाण युग से फिर मध्य पाषाण युग की, अब हम पहुँचे नव पाषाण युग में, तब देखिए यहाँ पे भी पत्थर के औजारों पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, लेकिन पत्थर से बने औजारों के अलावा यहाँ पे कुछ और जो अन्य उपकरणों का इस्तेमाल भी होता था। ठीक है, जो अधिक घातक थे, अधिक फाई वाले थे, अधिक पॉलिश होते थे। यानी कि पूरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में जो पत्थर के जो रफ टूल थे, ठीक है, जो हथियार थे ना वो रफ टूल थे। जब हम बात करें पूरा पाषाण युग की, पूरा पाषाण युग में देखिए जो पत्थर थे वो इतने ज़्यादा जो मोटे थे, कहीं पे कोई उनकी शेप नहीं थी। फिर मध्य पाषाण के एंड में उसकी शेप आनी शुरू हुई। जब नव पाषाण की स्टार्टिंग हुई, जब उसका आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ, तब देखिए जो पत्थर है उसके शेप देने लग गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पत्थर बनाए, जो पत्थर से उपकरण, जो टूल से उपकरण, जो हथियार बनाए जाते थे वो अत्यधिक क्या थे, वो पॉलिश होते थे। ठीक है, यानी कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बताइए कि जो पॉलिश किए गए उपकरण हैं वो कौन से काल में इस्तेमाल हुए हैं, तो वो नव पाषाण में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, देखिए पत्थर के औजारों का अध्ययन हम दो समूह के तहत कर सकते हैं, ग्राउंड और पॉलिश पत्थर के औजार और छोटे और चिपके हुए पत्थर के औजार। तो आइए बात करते हैं इसकी। देखिए ग्राउंड और पॉलिश पत्थर के औजार न्योलिथिक संस्कृति, न्योलिथिक मतलब कि नव पाषाण युग, ठीक है, के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब देखिए पॉलिश पत्थर जो है, ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि आप ये कहते हो कि हमने एग्जाम में बहुत कुछ पढ़ लिया, इतना डीपली पढ़ के चल गए, रट के चल गए, पर एग्जाम में क्वेश्चन आया पर हमें समझ नहीं आया। कारण सबसे बड़ा ये है कि आप पढ़ते हो ऊपर ऊपर से, गहराई से कभी पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो गहराई से पढ़ने का ये मतलब है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है ना ये पॉलिश पत्थर के औजार न्योलिथिक संस्कृति। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बताइए कि जो पॉलिश जो किए हुए पत्थर के औजार हैं वो किस युग से संबंधित हैं। सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो आप उसका आंसर दे दोगे कि ये नव पाषाण से संबंधित है। ठीक है, देखिए क्यों संबंधित है, क्योंकि उनके संबंध खाद्य उत्पादन चरण और जानवरों के वर्चस्व के साथ हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि पॉलिश पत्थर के औजार हैं, अब इसके संस्कृति के साथ तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए जो खाद्य उत्पादन चरण है यानी कि जो खेती बाड़ी है वो, और जो जानवर का जो वर्चस्व है, यानी कि जब इंसान ने जानवरों को पालना शुरू कर लिया और खेती बाड़ी स्टार्ट कर ली तो उसने पॉलिश पत्थर के औजार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटे और चिपके हुए पत्थर के उपकरण पहले मध्य पाषाण स्तर से जारी थे, जिसे आमतौर पर माइक्रोलिथ कहा जाता था। अब देखिए मैंने बात की थी ना यहाँ से आपको, मैंने पिछले लेक्चर में मध्य पाषाण में कि माइक्रोलिथ, माइक्रो क्या है छोटा, लिथ क्या है पत्थर। अब देखिए जहाँ पूरा पाषाण युग में बड़े बड़े पत्थर से हथियार बनाए जाते थे, अब देखिए मध्य पाषाण में क्या था कि उन्हें छोटा कर दिया गया, तो उन्हीं जो हथियारों का इस्तेमाल, उन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल जो है वो नव पाषाण युग में भी जारी रहा। ठीक है, जहाँ पे देखिए बड़े बड़े पत्थर से उपकरण बनाए जाते थे, तब उनका इस्तेमाल जो है वो छोटा कर दिया गया, उनको शेप दे दी गई, तो यहाँ पे भी ये जारी रहा। देखिए निश्चित समय पर नव पाषाणकालीन लोगों ने कुम्हार बनाना शुरू कर दिया। कुम्हार क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। यानी कि उस समय क्या था कि जो इस समय से क्या था, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को कुम्हार कहा जाता है। इस आधार पर न्योलिथिक संस्कृति को एसरोमिक न्योलिथिक और सिरेमिक न्योलिथिक युग में विभाजित किया गया। अब देखिए किन्हें विभाजित कहाँ पे किया गया, तो न्योलिथिक संस्कृति यानी कि नव पाषाण को यहाँ पे एसरोमिक और सिरोमिक नाम में युग में विभाजित किया गया। ठीक है, कुछ न्योलिथिक स्तरों पर या कुछ नव पाषाण स्तरों पर हमें धातु का उपयोग का प्रमाण मिलता है। अब देखिए पहले पत्थर से बनाए जो औजार थे उसका इस्तेमाल होता था, फिर धातु से बनाए उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले कौन सा जो है वो धातु इस्तेमाल किया गया इंसान के द्वारा, वो किया गया तांबे का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बताइए कि इंसान ने सबसे पहले कौन सा धातु इस्तेमाल किया था, तो वो किया था तांबा। ठीक है, तो देखिए ऐसे स्तरों को चालकोलिथिक स्तर कहा जाता है। आप देखिए कि जो हमारा जो युग है बटा हुआ है पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में और नव पाषाण में। जो चालकोलिथिक है, जो ताम्र युग है, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है नव पाषाण का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नव पाषाण के अंतिम चरण में क्या हुआ था कि तांबे का इस्तेमाल होने लग गया था, तो उसे ताम्र युग कहा गया। तो वो किसके अंडर आया, किसके अधीन आया, वो आया नव पाषाण के अंडर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके महत्वपूर्ण स्तर कौन से हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में बुर्ज होम और गुफरगाल
गुफरकाल यहाँ पे क्या है, घरों में गड्ढे में रहने, पत्थर के औजार और कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध। अब देखिए बुर्ज होम की बात करें या गुफरकाल की बात करें, यहाँ पे क्या था, कब्रिस्तान थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, घरों में जो गड्ढे हैं वहाँ पे इनकी ज़मीन में क्या था, वो गड्ढा कर देते थे, वहाँ पे रहते थे। उसके बाद जो पत्थर के औजार थे, ठीक है। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे पाई गई हैं, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकाल में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इसे हाईलाइट ज़रूर करिए, इसे ज़रूर करिए, यही आपको एग्ज़ाम में पास करवा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तभी मैंने इसको इटैलिक मोड में रखा हुआ है, थोड़ा सा डार्क बोल्ड मोड में रखा हुआ है कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए मास्की, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, टैगाकोटा तमिलनाडु में, पयमपट्टी आंध्र प्रदेश में, पिकलीहाल और हालूर, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ, बिहार में चिरांद और सनूवर, ठीक है। ये उल्लेखनीय अस्थि उपकरण के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए बिहार का जो चिरांद और सनूवर जो एरिया है वहाँ पे क्या है, अस्थि उपकरण है, यानी कि हड्डियों से बनाए गए उपकरणों का इस्तेमाल हुआ था बिहार में, ठीक है। बिहार का जो चिरांद एरिया था वहीं पे चावल का जो इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। चावल और साथ में जो अस्थि उपकरण यानी कि हड्डियों से बनाए गए जो उपकरण हैं, जो टूल्स हैं, बिहार में देखे गए हैं, ठीक है। आमरी, कोटद्विज आदि बलूचिस्तान में, नवपाषाण के स्थलों में किली गुलाम मोहम्मद, राणा घुंडई, अंजीरा और सियर, दाम और मुंडिक शामिल है, ठीक है। फ्रेंड्स ये एरिया है, ठीक है, बलूचिस्तान वगैरह में, ठीक है। अब देखिए सिंधु प्रणाली में बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट के रूप में जाने वाले कच्ची मैदान में सबसे अधिक नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ में है। यानी कि देखिए सिंधु प्रणाली में क्या है, यानी कि जब हम इंडस वैली की बात करें वहाँ पे क्या है, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान को वहाँ पे ब्रेड बास्केट के रूप में जाना गया है। यानी कि अगर हम इंडस वैली की बात करें, सिंधु प्रणाली की बात करें, वहाँ पे बलूचिस्तान का जो एरिया है उसे ब्रेड बास्केट रूप में जाना गया है। तो उसमें जो एरिया है, बलूचिस्तान में जो एरिया है मेहरगढ़ का, वो कौन सा एरिया है, वो है नवपाषाण का, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट का क्या मतलब है कि जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है वो कौन सा इलाका है, वो संबंधित है नवपाषाण काल से। मेहरगढ़ में नवपाषाण काल एक स्थानीय रूप से स्थापित मध्यपाषाण परत से उभरा हुआ लगता है। यानी कि जो मेहरगढ़ में जो नवपाषाण काल है वो एक स्थानीय रूप से, यानी कि अगर हम बात करें वहाँ पे नवपाषाण काल की, वहाँ पे जो एरिया है वो मध्यपाषाण काल से उभरा हुआ लगता है। कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे मध्यपाषाण के भी कुछ अवशेष पाए गए होंगे, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ से मध्यपाषाण के बाद नवपाषाण की शुरुआत हुई है या उसका प्रारंभ हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तथ्य जानते हैं, देखिए क्या है, देखिए तथ्य क्या है, पहिए का आविष्कार हुआ था यहाँ पे, ठीक है। कब हुआ था, नवपाषाण में। बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। पका हुआ खाना, जहाँ पे इंसान पहले कच्चा मांस खाता था अब वो पका हुआ भोजन खाने लग गया, ठीक है, क्योंकि आग की खोज हो चुकी थी पूरा पाषाण में, ठीक है। उसके बाद पॉलिश उपकरण और पत्थर और कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, इसके फैक्ट हैं। ये मैंने आपको करवा चुका हूँ पहले, पर फिर भी आपको मैं तथ्य के रूप में समझा रहा हूँ कि ताकि आपके माइंड में रहें। देखिए महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं, देखिए मेहरगढ़ का जो बलूचिस्तान एरिया है, उत्तर कच्छल हिल्स असम में, ठीक है। बुर्ज होम श्रीनगर के निकट है जम्मू कश्मीर में। गारो हिल्स हैं मेघालय में। तो ये किसके स्थल हैं, ये सारे स्थल हैं किसके, नवपाषाण के, ठीक है। आइए बात करते हैं इसकी जीवन शैली की, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके जो जीवन शैली की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लोगों का जीवन स्तर कैसा था नवपाषाण में। उत्तरी हिमालय में सबसे प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल कश्मीर का बुर्ज होम है, जहां सबसे पहले कब्जे में शंकाकार छतों के साथ गड्ढे में रहने की विशेषता थी। यह साइट भारत में एक तरह से आयताकार चौपर का भी प्रमाण नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पे ये कही गई है कि जो उत्तरी हिमालय है, जो नॉर्थ वाला एरिया है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे क्या है, जो बुर्ज होम नामक जो स्थान है वहाँ पे सबसे पहले शंकाकार छत, ठीक है, शंकाकार जो गोल गोल जो छतें हैं, ठीक है, वो पाई गई हैं वहाँ पे। यानी कि जब वहाँ पे लोग जो रहते थे वहाँ पे, वो जो छत थी उनकी गोल होती थी वो, ठीक है, इनके गोल घरों में वो तब रहते थे, ठीक है। गोल घरों में छतें गोल थी, शंकाकार थी, ठीक है, जो शंकु होता है ना, जो कोण बनाता है, कोण शेप थी, ठीक है, वो छतें थी ऐसे। उसके बाद जो गड्ढे में रहने की विशेषता, यानी कि वो ज़मीन में गड्ढा बनाते थे, वहाँ पे वो रहते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे, बुर्ज होम में, ठीक है। उसके बाद बुर्ज होम में कभी कभी
कुत्तों और भेड़ियों को उनके मालिक के साथ दफनाया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, बुर्ज होम की खास बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जम्मू कश्मीर का जो बुर्ज होम का एरिया है, जो इलाका है, वहाँ पे क्या था कि जैसे किसी इंसान ने अपने जानवर पाले, जैसे कुत्ता पाल लिया या भेड़िए पाल लिए, तो जब वो मर जाते थे तो उनको उनके मालिक यानी कि जिसने उसे पाला है उनके साथ ही ज़मीन में दफना दिया जाता था। सबसे बड़ा प्रमाण जो हमारा पंजाब है, पंजाब का जो एरिया है, जो पंजाब का जो एरिया है रोपड़ वाला, ठीक है, यानी कि जो पंजाब का रोपड़ का एरिया है, रोपड़ जगह है, रोपड़ का जो एरिया है, वहाँ पे क्या है कि आदमी और कुत्ते का जो अवशेष मिला है, क्योंकि दोनों को साथ में दफनाया गया था। यानी कि जो पंजाब का जो रोपड़ वाला एरिया है, वहाँ पे भी आदमी और कुत्ते को साथ में दफनाया गया था, और जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का जो बुर्ज होम का एरिया है, वहाँ पे भी आदमी के साथ उनके जानवर को दफनाने की प्रथा थी। ठीक है, ये किसमें संबंधित है? ये संबंधित है नपाषाण से। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि इंसान को जो जानवर है उसे अपने मालिक के साथ दफनाया जाता था, ये किस जगह से संबंधित है? तो आएगा बुर्ज होम। या किस काल से संबंधित है? ये प्रथा कब थी? ये थी नपाषाण काल में। तो ऐसे क्वेश्चन करिए, आपका कभी पेपर में क्वेश्चन फेल नहीं हो सकता। देखिए, बाद में मिट्टी के ईंट के घरों, तांबे के तीर के सिर और सामान के साथ कई दफनाने और कब्रों के प्रमाण मिले हैं। यानी कि वहाँ पे क्या है, बाद में क्या है, इसके बाद मिट्टी के द्वारा जो ईंटें बनाई जाती थी उसके घर बने थे। ठीक है, तांबे की तीर, तांबे का तीर पूरा नहीं है, जो तांबे का जो आगे वाला ट्रायंगल वाला जो हिस्सा है उसे तांबे का बनाया गया था। देखिए, पहले पत्थर से बनाते थे, अब यहाँ पे तांबे का इस्तेमाल होने लग गया। ठीक है, यानी कि मिट्टी की जो ईंटें हैं उसके घर, तांबे के तीर के जो सिर हैं वो, और साथ में कई जो चीज़ दफनाई गई हैं ज़मीन में या कब्रें हैं उसके प्रमाण मिलते हैं। देखिए, इस चरण में चित्रित पॉट भी दिखाई दिया है। पॉट जो एक प्रारंभिक सिंधु भैंसव देवता दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक घड़ा मिला है ज़मीन से, पोट्री, ठीक है, घड़ा मिला है, वहाँ पे उसे पॉलिश किया गया है, वहाँ पे एक भैंसे के ऊपर देवता बैठा दिखाई दिया, यानी कि चित्रकारी की गई है। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि एक चित्रकारी की गई जिसके ऊपर भैंसे के ऊपर एक देवता बैठा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये किसमें संबंधित है? ये संबंधित है उसकी पेंटिंग से, जो संबंधित है नपाषाण से। देखिए, गुफ्र काल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। कश्मीर का एक अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है जहाँ मिट्टी के बर्तनों के बिना सबसे पहले उपज प्राप्त होती थी। तो यानी कि गुफ्र काल कहाँ पे एरिया है? ये है कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे कुम्हार की गुफा। देखिए, ये कश्मीर का, ठीक है, ये अन्य जो एरिया है, जो कश्मीर का जो अन्य एरिया है, ये नपाषाण से संबंधित है, जहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन हैं वहाँ पे नहीं मिले। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें गुफरकाल की, पहली बात है पड़ता है कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन जो है वो नहीं मिले। हालांकि बाद में यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मोटे भूरे रंग के बर्तनों का उपयोग किया गया। यानी कि हमें स्टार्टिंग में क्या था, ठीक है, स्टार्टिंग में गुफरकाल की बात करें, वहाँ पे कोई मिट्टी का बर्तन नहीं मिला, पर बाद में हमें क्या मिला, मोटे भूरे रंग के बर्तनों का जो वो प्रमाण मिला। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, हड्डियों का जो उपकरण है, ठीक है, उसका भी जो है प्रमाण मिला है। ठीक है, देखिए, पालतू भेड़ बकरी और बैल और जानवरों के लोग प्रारंभिक काल के अवशेष हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि पालतू भेड़ बकरियाँ हैं, जो बैल है, जानवर हैं, वो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल गए थे नपाषाण के। गेहूँ, जो फल, मकई जैसी रागी और घोड़ों और मसूर की खेती से शुरू बताई गई है, और 6000 ईसा पूर्व और 5000 ईसा पूर्व के बीच गेहूं, जौ, भेड़, बकरियों, मवेशियों पर आधारित निर्वाह का एक पैटर्न था। यानी कि उस समय क्या था कि कौन सी खेती थी, वहाँ पे गेहूं था, जौ था, फल थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ये कब पाई गई? 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, यानी कि जो गेहूँ था, जो वीट था, जो जौ थे, ये स्टार्टिंग से ही हमें पाए गए हैं। ठीक है, देखिए, धान की भूसी और गेहूँ के चूरन के दानों के अवशेष बिरहा आर हाथ से बने बर्तनों में भी दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि धान है, गेहूं है, ठीक है, तो हाथ से बने बर्तन है, वो भी यहाँ पे इसका प्रमाण मिला है। असम का जो कचर हिल का जो एरिया है, वहाँ पे क्या है कि लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। उनके हाथ के बने बर्तन को टोकरी छापों के साथ काढ़ा जाता था। यानी कि लोग क्या थे, मिट्टी के बने घरों में रहते थे। ठीक है, जो उनके हाथ के बने बर्तन है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिज़ाइनिंग होती थी। ठीक है, इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित कोल्डी हवा और महागरा ने एक कच्चे हस्त निर्मित बर्तन के साथ वृत्ताकार झोंपड़ियों के कई हिस्से का प्रमाण दिया है। सबसे अधिक रुचि
5740 और 4530 ईसा पूर्व के आसपास सुझाए गए चावल का प्रमाण है, जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी कभी कहीं भी चावल का सबसे पुराना सबूत है। देखिए इलाहाबाद का जो दक्षिण में जो दक्षिणी इलाका है, वो जहाँ पे कोल्डी हवा है, जहाँ पे महागरा है, वहाँ पे क्या है कि हस्त निर्मित जो हाथ से बनाए गए बर्तन हैं वो, और साथ में जो वृत्ताकार जो झोंपड़ियाँ हैं उसका इस्तेमाल हुआ है। यानी कि जो असम में जो इलाहाबाद के दक्षिण में लोग रहते थे वो वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर जो है झोंपड़ियों में रहते थे और हाथ से बनाए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, 5440 और 4530 ईसा पूर्व की बात करें तो यहाँ पे क्या है, चावल की खेती का भी प्रमाण मिलता है, जो ना केवल भारत में, यानी कि उस समय भारत में तो थे ही चावल, पर दुनिया में भी चावल सबसे पुराना सबूत है। ठीक है, देखिए शिकार और नृत्यों के दृश्य से सजी दीवारों को के साथ पूर्ववर्ती गुफा के उदाहरण भी खोजे गए हैं। यानी कि उस समय क्या था, जो इंसान जहाँ पे रहता था वहाँ पे वो पेंटिंग करता था। पेंटिंग ऐसी थी, वहाँ पे दृश्य थे शिकार करने के और नृत्य करने के। ठीक है, नवपाषाण मानव भी नावें बनाने की कला जानता था और कपड़ा बनाने के लिए कपास और ऊन की बुनाई कर सकता था। यानी कि नवपाषाण जो मानव था उसने क्या किया, नाव बनाई, बोट बनाई। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसके बाद कपड़ा बनाया। कपड़ा दो तरह से बनाया, कपास का, एक ऊन का। ठीक है, नवपाषाण चरण के बाद के चरण में लोगों ने अधिक व्यवस्थित जीवन व्यतीत किया और मिट्टी और ईख से बने गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे। यानी कि नवपाषाण का जो चरण था, बाद में जो चरण आया ताम्र युग का। ठीक है, उसके बाद जो युग आए थे वहाँ पे क्या था, उसका जो व्यवस्थित जीवन था वो काफ़ी व्यवस्थित हो गया। का मतलब होता है चारकोलिथिक पीरियड, जिसे इंग्लिश में चारकोलिथिक कहते हैं, यानी कि तांबा युग। ताम्र अवधि को तांबा युग या ताम्रावधि दोनों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा युग है, ये वो युग है जो नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण के बीच में ही आता है। यानी कि जो नवपाषाण युग था, जब उसका अंतिम चरण था तब ताम्र अवधि आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ताम्र अवधि कुछ नया नहीं है, ये नवपाषाण का ही एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नवपाषाण काल के अंत ने देखा कि किस तांबे का उपयोग किया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि नवपाषाण के काल का जो अंत था तब क्या था, सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। यानी कि दुनिया में अगर किसी धातु का प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग हुआ था। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल की बात करें, यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल होता था। पत्थर से हथियार और उपकरण बनाए जाते थे जो इंसान या मानव जिसका इस्तेमाल करता था। उसके बाद जब उसने धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसने सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पत्थर और तांबे के उपयोग के आधार पर एक संस्कृति को पत्थर तांबे के चरण के रूप में ताम्र चरण भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें पत्थर और तांबे के चरण की, पत्थर तांबे चरण का क्या मतलब है कि पहले पत्थर के उपकरण का इस्तेमाल होता था, फिर बाद में तांबे का इस्तेमाल होने लग गया, तो ये पत्थर और तांबे का चरण था जिसे ताम्र चरण कहा गया। ठीक है, उग्र पूर्ण विकसित गांव समुदाय ताम्र चरण में विकसित हुए जो हड़प्पा के लोगों के लिए कालानुक्रमिक रूप से प्राचीन था। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो ताम्र चरण है, ठीक है, ताम्र चरण में जो विकसित हुआ वो हड़प्पा के लोगों के लिए था। देखिए जैसे हम मान के चलते कि जो हड़प्पा के लोगों का, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा संस्कृति थी, उसमें जो जो चीज़ें पाई गई हैं वो ताम्र चरण के बाद से आई हैं। अब देखिए ताम्र चरण में जो तांबे का प्रयोग हुआ बाद में वो ही बाद में हड़प्पा के लोगों के काम में आया। पाकिस्तान के रफ़ी कतार मुग़ल ने वहाँ बसे लोगों को अर्ली हड़प्पा सभ्यता कहा। देखिए यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो रफ़ी कतार मुग़ल है, उन्होंने जो वहाँ पे जो लोग बसे हुए थे, यानी कि जो लोग कौन से थे, जो तांबा युग के या ताम्र चरण के जो लोग थे, उनको उन्होंने हड़प्पा संस्कृति से पहले वाले लोग कहा। यानी कि अगर हम हड़प्पा संस्कृति के लोगों की बात करें तो उससे पहले जो लोग थे ताम्र चरण के, उनका जो जीवन था हड़प्पा संस्कृति से मिलता जुलता था। यानी कि यहाँ पे इनके कहने का ये मतलब है कि जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उनका जो अस्तित्व था वो ताम्र चरण में देखा गया। हालांकि कुछ ताम्र संस्कृति हड़प्पा की समकालीन हैं और कुछ पूर्वपन संस्कृति की हैं, लेकिन अधिकांश ताम्र चरण जो है वो हड़प्पा के बाद की। यानी कि यहाँ पे यह बात की गई है कि जो जहाँ पे जो कुछ ताम्र जो संस्कृतियाँ हैं वो हड़प्पा के साथ साथ ही चली थी। यानी कि जो ताम्र युग था वो हड़प्पा के साथ साथ था, तो आधे से ज़्यादा, लेकिन जो अधिकांश भाग है वो हड़प्पा के बाद ही आया।
हालांकि ताम्र संस्कृतियों ने ज़्यादातर पत्थर और तांबे के औजार का इस्तेमाल किया था, हड़प्पा वासियों ने कांसे का इस्तेमाल किया है कि हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग संस्कृति के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ताम्र संस्कृतियों ने ज़्यादातर पत्थर और तांबे का इस्तेमाल किया, फिर बाद में हड़प्पा वासियों ने कांसे का इस्तेमाल किया, यानी कि जहाँ पे इस जो ताम्र युग के लोग थे वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे, तांबे का इस्तेमाल करते थे, जबकि हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे और टिन का इस्तेमाल करते थे, वो पत्थर का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग संस्कृति के रूप में ही माना जाता है। देखिए, पत्थर के औजारों के अलावा हाथ की कुल्हाड़ियों और अन्य वस्तुओं से बने कॉपरवेयर का इस्तेमाल भी किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि पत्थर के औजारों के अलावा बात करें तो जो हाथ से बनी कुल्हाड़ियाँ हैं, जो तांबे से बनी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल भी किया जाता था। ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता था। अब देखिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, तब तब क्या है, साथ में तांबे का भी इस्तेमाल होने लग गया। जैसे तीर है, ठीक है, तीर कमान में जो तीर है, तीर का जो सिर होता है, जो त्रिकोण शेप का होता है, जो त्रिकोणीय आकार का जो होता है, उसको तांबे से बनाया जाता था। अफगानिस्तान, ईरान और संभवतः मध्य भारत और मेहरगढ़ में दिखाई देने वाले संबंधों के सबूत हैं। यानी कि अगर हम ताम्र युग की बात करें तो ये अफगानिस्तान, ईरान और मध्य भारत और मेहरगढ़ में इसके सबूत मिले हैं। देखिए, कई स्थानों पर ताम्र संस्कृतियाँ 700 ईसा पूर्व तक जारी रही और 1200 ईसा पूर्व के आसपास कुछ समय तक लोहे का उपयोग ताम्र में ही शुरू हो गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि कुछ स्थानों पर, यानी कि सभी स्थानों पर नहीं, कुछ स्थानों पर क्या है कि जो ताम्र जो संस्कृति है वो 700 ईसा पूर्व तक जारी रही। ठीक है। यानी कि जो जब से ये ताम्र युग स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये 2000 BC के आसपास या 2000 ईसा पूर्व के आसपास स्टार्ट हो गया था, ये 700 ईसा पूर्व तक जारी रहा था। ठीक है। और कुछ जगह पर क्या है कि 1200 ईसा पूर्व के आसपास तक कुछ समय तक लोहे का प्रयोग भी ताम्र के साथ ही शुरू हो गया। यानी कि ये नहीं है कि तांबा युग खत्म हुआ तब जाके लोहे का इस्तेमाल हुआ, ये है कि जब तांबा युग भी था, जब उसका अंतिम चरण था, तब लोहे का प्रयोग भी साथ साथ इसके होने लग गया। अब देखिए, जैसे पत्थर युग था, ठीक है, न पाषाण था, उसके साथ पत्थर युग में तांबे का प्रयोग हुआ, फिर तांबे के साथ लोहे का प्रयोग होने लग गया, पर पूरी तरह से नहीं। जब उत्तर वैदिक काल आया तब उसके बाद लोहे का भरपूर जो है उपयोग होने लग गया। ठीक है। यहाँ पे ये बात की गई है कि 1200 ईसा पूर्व क्या है कि जब तांबा युग था, उसके साथ ही कुछ समय तक लोहे का प्रयोग भी होना शुरू हो गया। बाद में लोहे के प्रयोग ने प्रगति करने वाली संस्कृति में क्रांति ला दी और 800 ईसा पूर्व तक एक अलग लोह युग अस्तित्व में आया। अब देखिए, आयरन एज यानी कि लोहा युग आएगा आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे 800 ईसा पूर्व की। आप देखिए 800 ईसा पूर्व मान के चले, 800 ईसा पूर्व और आज का समय मान के चले तो लगभग 2800 जो वर्ष बनते हैं, 2800 जो वर्ष बनते हैं। आप देखिए, इसमें अभी तक लोहे का प्रयोग होता है। जो फैक्ट्रियों, कारखानों में आजकल जो मशीनें बनाई जाती हैं तो लोहे से ही बनती हैं। यानी कि लोहे की जब से खोज हुई है आज तक वो काफ़ी इस्तेमाल में आता है। ताम्र लोगों ने विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया था, जिनमें से काले और लाल मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय थे। यह पहिया बनाया गया था, सफ़ेद लाइन डिज़ाइन के साथ चित्रित किया गया है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो ताम्र लोग थे, यानी कि जो उस समय के जो लोग थे, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए थे, पर वो कौन से रंग के थे? वो थे काले और लाल मिट्टी के रंग से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि किस लोगों ने काले और लाल मिट्टी के रंग जो बर्तन हैं वो सबसे ज़्यादा बनाए थे? वो है ताम्र लोगों ने। अब देखिए, यहाँ पे पहिया बनाया गया था। पहिए पे क्या है कि सफ़ेद लाइन के से उसे डिज़ाइन किया जाता था। ठीक है, लकड़ी का पहिया बनाया था सबसे पहले। ताम्र लोग जली हुई ईंटों से परिचित नहीं थे और आमतौर पर फूस के मकानों में रहते थे। यह गांव की अर्थव्यवस्था थी। उन्होंने देवी माँ की पूजा की और बैल की पूजा की। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो ताम्र लोग थे वो ईंटों से, जली हुई ईंटें हैं, जैसे आजकल ईंटें होती है ना, जैसे भट्टी में पकाया जाता है, जैसे है ना, जैसे मिट्टी से ईंटें बना दी फिर उसे भट्टी में पकाया जाता है, आग में अच्छे से पकाया जाता है, ऐसा नहीं था। वो मिट्टी की ईंटें बना के रहते थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। तो वो जली हुई ईंटों से परिचित नहीं थे, तो वो फूस के मकानों में रहते थे, यानी कि कच्चे मकानों में रहते थे। यह गांव की अर्थव्यवस्था थी। अब देखिए, जो उस समय के लोग थे वो एक गांव बना के रहने लग गए थे। उन्होंने देवी माँ की पूजा की। वो देखिए, वो देवी माँ यानी कि मदर गॉडेस की पूजा करते थे, औरत की पूजा करते थे और साथ में बैल की पूजा करते थे। तथ्य देखिए क्या है, यहाँ पे फसल संरक्षण यानी कि खेती बाड़ी शुरू हो चुकी थी, विपुल समितियाँ। अब देखिए, वो गांव में समितियाँ बना के रहने लग गए। इनकी जो
अब वो है, अब विलेज कम्युनिटी यहाँ पे आ गई। अब देखिए इंसान पहले अकेला रहता था, बाद में वो ग्रुप बना के एक गांव के रूप में रहने लग गया। जब वो गांव में घर बना लेते थे, घर बनाने के बाद वो अपने आसपास चारों तरफ क्या है, वो चार दीवारी कर देते थे कि ताकि कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे। विश्वसनीय विचार विकसित। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके तथ्य सारे। देखिए महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं। गणेश्वर, ये सीकर राजस्थान में है। दामाबाद, ये महाराष्ट्र में है। जोरवे और इनाम गांव, ये भी महाराष्ट्र में है। अब देखिए स्थल की बात करते हैं। इस चरण के महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में फैले हैं। ये आपको बहुत बारीकी से याद करने हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी से। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। आप फिर कहोगे कि मैंने सारी तैयारी कर ली थी पर एग्ज़ाम में मैं कर नहीं पाया, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत बारीकी से नहीं हुई है। तो आप इसे अच्छे से करिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा समय है। राजस्थान में ताम्र संस्कृति को इसी नाम की नदी के बाद बनास संस्कृति के रूप में जाना जाता है, और टाइपसाइड के बाद आहार संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखिए, राजस्थान में जो ताम्र संस्कृति है उसको इसी के नाम से जाना जाता है। यानी कि राजस्थान में जो ताम्र संस्कृति है उसे ताम्र के नाम से जाना जाता है, फिर बाद में उसे बनास संस्कृति के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बनास नाम की नदी थी, तो उसके नाम से वहाँ पे उसे जाना गया। यानी कि राजस्थान में ताम्र संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना गया, और बाद में इसे आहार संस्कृति के नाम से जाना गया। मालवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण ताम्र स्थल नागदा, कायथा, नवदटोली और एरन है। ठीक है, कायथा संस्कृति को एक मजबूत लाल किए गए बर्तन की विशेषता है, जिसे चॉकलेट रंग में डिज़ाइन किया गया है, एक लाल चित्रित और कंघी असर वाले पैटर्न। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कायथा संस्कृति के लोग थे वो लाल रंग के उनके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिसे बाद में चॉकलेटी रंग यानी कि ब्राउन कलर के रंग में उसे डिज़ाइन किया जाता था। आहार लोग जो थे उन्होंने सफ़ेद डिज़ाइन के साथ एक विशिष्ट काले और लाल रंग के बर्तनों को सजाया। यानी कि जो आहार जो लोग थे उन्होंने जो काले और लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन थे उसे सफ़ेद डिज़ाइन के साथ उसे सजाया। ठीक है, वो सफ़ेद रंग की डिज़ाइनिंग वहाँ पे करते थे। मालवा के बर्तन जो है वो मोटे होते थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक मोटी भैंस की सतह होती है जिसके डिज़ाइन लाल या काले रंग के। देखिए यहाँ पे क्या है, मालवा के जो लोग थे वो बर्तन बनाते थे, वो मोटे होते थे। ठीक है, जिसके डिज़ाइन जो हैं वो लाल या काले रंग के होते थे। प्रभास और रंगपुर, आप देखिए यहाँ पे एक बात कॉमन है कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो लाल और काले रंग के ही हैं। प्रभास और रंगपुर युद्ध दोनों हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। दोनों एक चमकदार सतह है जिसके कारण उन्हें लूसरस, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा कि चमकदार। ठीक है, ये इंग्लिश के वर्ड ऐसे ही यहाँ पे चमकदार आएगा। इनकी जो प्रभास और रंगपुर है जो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर एक चमकदार सतह है जहाँ पे रेड कलर की लाल कलर की मिट्टी है वो जैसे चमकती रहती है। ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो उनको चमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे ही मिट्टी वो चमकदार होती है। जॉर्वे की बात करें तो वहाँ पे जो काला रंग जो है वो उसको जो काला रंग है उसको देखिए, जो काले रंग की मिट्टी है उसको काफ़ी बार वॉश किया, काफ़ी बार धोना पड़ता था, जिसकी वजह से उसमें चमक आती थी, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, प्रभास और रंगपुर में यानी कि लाल मिट्टी जैसे बर्तन बनते थे वैसे ही चमकदार थे। अब जो जोरवे की बात करें तो वहाँ पे क्या था, जो काले रंग के बर्तन थे उसको चमकाना पड़ता था। अब देखिए कायथा की बात करें, जो बस्तियाँ हैं वो कुछ ही संख्या में हैं, ज़्यादातर चंबल और उसकी सहायक नदियों पर स्थित हैं। वे आकार में अपेक्षाकृत छोटे हैं और सबसे बड़ा 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं है। इनकी जो कायथा की बात करें, कायथा संस्कृति की बात करें, वो 2 हेक्टेयर से बड़ा नहीं है, 2 हेक्टेयर तक ही है। ये ज़्यादातर क्या है, चंबल में स्थित है। छोटी कायथा संस्कृति की बात करें, ठीक है, इसके विपरीत क्या है, जो आहार संस्कृति के लोग हैं वो बड़े हैं। उनमें से कम 3 आहार बालसार और गिलोड कई हेक्टेयर के हैं। यानी कि यहाँ पे कायथा जो है वो 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं है, जबकि आहार संस्कृतियाँ हैं वो कायथा से थोड़ी बड़ी हैं। यानी कि कायथा छोटी संस्कृति है, आहार थोड़ी उससे बड़ी है। ठीक है, पत्थर, मिट्टी की ईंटों और मिट्टी का उपयोग निर्माण, घर और अन्य संरचनाओं के लिए किया जाता है। यानी कि जो पत्थर का इस्तेमाल, मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल, मिट्टी का उपयोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घरों को बनाने के लिए किया जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप इसको समझ लेना एक बार। मालवा संस्कृति के लोगों को ज़्यादातर नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बसे नवदटोली, एरान और नागड़ा मालवा संस्कृति की इन सबसे अच्छी ज्ञात बस्तियाँ, यानी कि जो मालवा और संस्कृति के लोग हैं
ठीक है, वो ज़्यादातर नर्मदा नदी के किनारों पर या उसकी सहायक नदियों के किनारे पर रहते थे। यानी कि जो मालवा जो संस्कृति के लोग थे उस टाइम के, वो नर्मदा या उसकी सहायक नदियों के आसपास रहते थे। ठीक है, सबसे अच्छी यहाँ पे नर्मदा टोली, एरान और नगाड़ा जो मालवा संस्कृतियाँ हैं, ये 10 हेक्टेयर को मापता है। यानी कि कायथा जो है 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं है, आहार उससे बड़ा है, मालवा जो है उससे भी बड़ा है। रंगपुर जो संस्कृति है, ठीक है, ये गुजरात में घेलो और कालभुर नदियों पर स्थित है। ठीक है, रंगपुर कहाँ पे है? कालभुर और घेलो पर, गुजरात में। दायमाबाद जो है, दायमाबाद इनाम गाँव जो है इस संस्कृति के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा जो है वो दायमाबाद है, जिसका 20 हेक्टेयर है। इनकी कायथा 2 हेक्टेयर, आहार उससे बड़ा। ठीक है, जो मालवा है वो 10 हेक्टेयर और दायमाबाद इनाम गाँव वो 20 हेक्टेयर। अब बात करते हैं जीवन शैली की। देखिए यहाँ पे क्या है कि मिट्टी के आयताकार और गोल घरों का निर्माण होता था। लोग ज़्यादातर समूहों में रहते थे, लोग अपनी झोंपड़ियों में रहते थे। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लोग मिट्टी के घरों में रहते थे वो या तो गोल होते थे या तो रेक्टेंगुलर या तो आयताकार घर होते थे, या गोल या आयताकार। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि जो ज़्यादातर जो लोग थे वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। जो अगर झोंपड़ियों के अंदर जो उनको घर थे, उनके मतलब जो वो इस्तेमाल करते थे चीज़ों का, वो लकड़ी और बांस का इस्तेमाल करते थे। जो फर्श थे वो मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, झोंपड़ियों के अंदर क्या है कि चीज़ें रखने के लिए, भंडारण के लिए भी उनका उपयोग किया जाता था। देखिए लोगों ने मवेशियों के साथ साथ, देखिए लोगों ने यहाँ पे क्या किया, खरीफ और रबी की फसलें उगाई। ठीक है, तो मालवा के क्षेत्र में क्या है, गेहूँ और जौ उगाए गए। इनाम गाँव में अरहर से चावल मिलने की सूचनाएं इनकी। लोगों ने जानवर पाल रखे थे, रबी और खरीफ की फसलें उगाई थी। ठीक है, फिर मालवा का जो क्षेत्र था वहाँ पे गेहूँ और जौ उगाया गया। आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि गेहूँ और जौ कहाँ उगाया गया? वो मालवा में उगाया गया। इनाम गाँव और आहार में क्या था, वहाँ पे चावल है। ठीक है, तो इन लोगों ने ज्वार और बाजरा की भी खेती की। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरी मटर वगैरह, तिल वगैरह हो गए, काले चने भी यहाँ पे उगाए गए थे। यहाँ पे रबी खरीफ की फसल, ठीक है, गेहूँ और जौ की फसल, चावल की फसल, हरी मटर और काले चने भी यहाँ पे उगाए गए थे। देखिए धर्म एक महत्वपूर्ण पहलू था जिसने सभी चालकोलिथिक संस्कृति की, यानी कि ताम्र युग की जो संस्कृति है उसे आपस में जोड़ा। यहाँ पे देवी माँ और बैल की पूजा होती थी। यहाँ पे देखिए धर्म में विश्वास होने लग गया था। इससे पहले कहीं पे भी धर्म की बात नहीं आई थी। यहाँ पे क्या है कि धर्म में भी विश्वास करने लग गए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि शैलीगत लिंग क्या है, जो शिवलिंग है वहाँ पे इसकी पूजा होने लगी थी। शैलीगत लिंग बनाए गए थे। ठीक है, उसमें क्या है कि देखिए आजकल जो देखिए है, जो लिंगायत है, जो आजकल लिंगायत है ना, जो शिव को मानने वाले जो हैं, वो अपने गले में जो एक जो डालते हैं डिज़ाइन सा, ठीक है, वो उस टाइम में ताम्र टाइम पे जो जैसा लिंग था, जैसे शिवलिंग जैसा बनाया जाता था, वो उसी कार का अपने गले में आजकल पहनते हैं। देवी को एक मनमोहक डिज़ाइन में मालवा संस्कृति के विशाल भंडारण जार पर चित्रित किया गया। अब देखिए एक देवी की फ़ोटो बनाई गई, महिला की फ़ोटो बनाई गई यहाँ पे। ठीक है, मालवा संस्कृति में वहाँ पे क्या है कि दाई और बाई तरफ क्या है, मगरमच्छ बने हुए हैं जिसके बीच में ये फंसी हुई हैं, दिखाई दी हैं। ठीक है, इस तरह क्या है कि फिडल के आकार की मूर्तियाँ श्री वत्स, लक्ष्मी के प्रतीक, ऐतिहासिक, ठीक है, तो धन की देवी जो है वो वहाँ पर दिखाई है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो किसकी हैं, जो मूर्तियाँ हैं जो और जिस देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देवी माँ की पूजा होती थी, यानी कि औरत की पूजा होती थी। अब औरत में क्या है, श्री वत्स है, लक्ष्मी का प्रतीक है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी यहाँ पे पूजा होती थी। यानी कि वो देवी को मानते थे पर अलग अलग रूप में। ठीक है, लक्ष्मी के रूप में भी, वैसे भी। एक बर्तन पर चित्रित डिज़ाइन में एक देवता को देखिए खुले बालों के साथ दिखाया गया है। ठीक है, एक बर्तन पर डिज़ाइन है जिसके ऊपर देवता बनाए गए हैं जिसके बाल बिखरे हुए हैं। अब देखिए दायमाबाद से मिले जार पर एक चित्र में बाघ और मोर जैसे जानवरों और पक्षियों से घिरे एक देवता दिखाया गया है, जिसे शिव पशुपति से जो है वो कुछ विद्वान इसकी तुलना करते हैं। देखिए दायमाबाद में क्या एक जार मिला है जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर बाघ और मोर जानवर बने हैं। ठीक है, बाघ बना है, मोर बना है, पक्षी वगैरह बने हैं और उसके आसपास उसके में क्या है, एक देवता बने हैं। यानी कि एक बर्तन के ऊपर डिज़ाइन है जिसके ऊपर एक देवता बैठे हुए हैं, जिसके आसपास क्या है, बाघ है, मोर है, पक्षी वगैरह है। अब देखिए यही सेम डिज़ाइन है मोहनजोदाड़ो की एक मोहर पर मिला है। यानी कि मोहनजोदाड़ो की जो मोहर है जिसके ऊपर पशुपतिनाथ की जो फ़ोटो बनी हुई है, सेम वही फ़ोटो यहाँ पे दायमाबाद से मिली है, जो एक बर्तन के ऊपर या एक जार के ऊपर बनी हुई है।
ठीक है, तो इसकी तुलना वहाँ पे करते हैं। ज़िम्बाब्वे संस्कृति से संबंधित इनाम गांव में गुरु प्रोटो गणेश के रूप में पहचाने जाते हैं, जैसे सफलता के लिए पूजा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो ज़िम्बाब्वे जो संस्कृति है वहाँ पे क्या है, जो प्रोटो गणेशियन की जो गणेश भगवान की पूजा होती थी, जिसे सफलता के लिए, इनकी जब लोग किसी काम को सफल बनाना होता था, ठीक है, उसके लिए क्या था, गणेश भगवान की पूजा करते थे, प्रोटो गणेश की। देखिए नाव गाँव में पाए जाने वाले कई सिर रहित मूर्तियों की तुलना महाभारत के देवता संयुक्त विश्रा से की गई है। यहाँ पे क्या है, इनाम गांव में कई मूर्तियाँ ऐसी मिली है जहाँ पे क्या है कि मूर्तियाँ हैं जिनके सर नहीं हैं, ठीक है, बिना सिर के मूर्तियाँ हैं, जिसकी तुलना महाभारत के देवता विश्रा से की गई है। ठीक है, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि बताइए कि बिना सिर की मूर्तियाँ जो मिली हैं वो महाभारत के किस कैरेक्टर से उसकी तुलना की गई हैं, या वो किस में है, वो इनाम गाँव है तो विश्रा से की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए जो उस समय के जो लोग थे वो अग्नि पूजा करते थे, ठीक है, अग्नि पूजा करते थे, वहाँ पे क्या अग्नि कुंड पाए गए हैं। मालवा और जोरवे के लोगों के साथ साथ बर्तनों और अंतिम वस्तुओं की घटना से पता चलता है कि लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मालवा और जोरवे के जो लोग थे वो क्या करते थे कि जब किसी की डेथ हो जाती थी, उसे दफनाया जाता था, तब उसके साथ उसके बर्तनों को या उसके साथ उसकी चीज़ों को भी दफना दिया जाता था। तो उनका ये मानना था कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो मरने के बाद भी कोई जीवन है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति जिंदा रहते जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता था, तो मरने के बाद भी उसका इस्तेमाल जो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चालकोलिथिक जो किसान हैं कि जो ताम्र युग के जो किसान थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली थी। उन्होंने चित्रित मिट्टी के बर्तनों को अच्छी तरह से घना बनाया, इनकी जो मिट्टी के बर्तन थे वो अब उसको काफ़ी मोटा बनाने लग गए थे, काफ़ी पहले पतले थे, बाद में फिर उसे मोटा मोटा बनाने लग गए। फिर वो इसे मिट्टी में, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन थे इसे वो 500 से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में आग में भट्टे में उसे क्या करते थे, उसे पकाते थे। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उसे पकाया जाता था। अब धातु के औजारों में देखिए कुल्हाड़ियाँ हैं, छैनी है, ठीक है, मोती है, चूड़ियाँ हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ज़्यादातर ये तांबे से बनते थे। ठीक है, तांबा राजस्थान की खेतड़ी खानों से प्राप्त हुआ है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोने गहने देखिए बहुत दुर्लभ थे सोने के गहने, सोना आज भी महंगा है, पहले भी दुर्लभ था। ठीक है, ये सिर्फ जोरू संस्कृति में पाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ज़िम्बाब्वे संस्कृति है यहाँ पे, ठीक है, ज़िम्बाब्वे संस्कृति में यहाँ पे पाया गया, ठीक है, सोना का पाया गया ज़िम्बाब्वे संस्कृति में। अब देखिए गोदावरी घाटी में एक कान का आभूषण मिला, ठीक है, एक कान में पहनने वाला आभूषण मिला, कहाँ पे, गोदावरी घाटी में। महाराष्ट्र के जो इनाम गांव था वहाँ पे क्या है, वो चिमटा मिला, ठीक है, तो वहाँ पे कई चीज़ें वहाँ पे पाई गई। अर्धकीमती पत्थरों को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, ड्रिल का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे देखिए अर्धकीमती पत्थर भी हैं जो मिले थे, चूने के कंकर से तैयार किया गया था। ठीक है, अब देखिए चूने का जो चूना है, ठीक है, उसके कंकर बनाए जाते थे, ठीक है, जिनका इस्तेमाल जो है घरों पर पेंट करने के लिए होता था, यानी कि जब घरों में पेंट करना होता था तब चूनों के जो चूना होता था वाइट कलर का, उससे कंकर बनाए जाते थे, जिससे घरों में पेंट किया जाता था। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर दे रखा है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।